नाज़रीन आदाब, मैं शर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज की अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे जो टॉपिक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वक्फ की जो बनी है जेपीसी, उसमें से 10 लोगों को जो हालांकि उसके विपक्ष के हैं उनको कल निलंबित कर दिया गया था। दूसरी खबर ये कि वाईएसआरसीपी के एक लीडर हैं जो कि सांसद हैं राज्यसभा के, विजयसाई रेड्डी, उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफ़ा देने का आज बोला है कि हम आज इस्तीफ़ा दे देंगे। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करें तो वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के कि हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से डोर टू डोर कैंपेन कर रही, अपनी अपनी तरफ से अपने क्या बोलते हैं वो कर रही, मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा बांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वो जूते बांट रहे हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अपनी अपनी तरफ से वो किए जा रहे हैं वादे। वहीं अगर हम तीसरी आज की आखिरी खबर की बात करें, चौथी की, तो वो ये है कि महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना युद्ध फिर से शुरू हो गया है। एक शिवसेना जो है, जो शिंदे वाली है, शिंदे अभी वहाँ के डिप्टी सीएम है, लेकिन शिवसेना यूबीडी का कहना है कि डिप्टी सीएम चेंज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शायद आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। शायद सबसे पहले अगर हम बात करें वक्फ की, तो वक्फ की जो जेपीसी है उसमें से कल जो चीज़ सामने आई है कि कुछ लोगों को जो है, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको बाहर कर दिया गया। और वहीं इसमें मतलब कई सारी चीज़ें सामने आई। इसमें यह भी कहा गया है कि वो लोग हंगामा कर रहे थे और उनकी तरफ से बयान सामने आए हैं कि हम जो है इसके लिए वो बात करना चाह रहे हैं जो कि इक्वल बात हो, एक तरफा ना हो। और ये जो है, जो उसके अध्यक्ष हैं जेपीसी के जगदम्बिका पाल, उन पे भी आरोप लगे हैं कि ये कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। इसी को लेकर के हैदराबाद से सांसद और एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड जेपीसी से निलंबित किए जाने पर सरकार की कार्यशैली को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा है कि सरकार जबरन इस बिल को जेपीसी के माध्यम से संसद में पारित कराने की कोशिश कर रही है, जो कि एक विशेष समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार का असली उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को बचाने के बजाय उन्हें नष्ट करने का है। अब जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के बयान दे रहे हैं और जो चीज़ें कल वहाँ पे चली हैं, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई होगी, एक तरफा जो है उसमें वो हो रहा है, बातचीत हो रही है। जिस तरह से उसके एक जो मेंबर हैं वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे लीडर हैं, निशिकांत दुबे, उन्होंने भी एक कल बयान दे दिए। सब चीज़ों पे जब चीज़ें चल रही हैं, जेपीसी की इतनी बैठकें हो गई, तो अब तक इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है और जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो तैयार क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, अगर जेपीसी की बात की जाए तो इसमें कल देखा गया कैसे हंगामा हुआ। उसके बाद से जो असदुद्दीन ओवैसी और टीएमसी सांसद समेत जो कांग्रेस के सांसद हैं, इन सभी लोगों के साथ 10 लोगों को निष्कासित किया गया। कहा यह गया, पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि जो टीएमसी के सांसद है उनके तरफ से अशब्द का इस्तेमाल किया गया, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी ये लोग उत्तेजित हो रहे थे। उसके बाद कहा गया है जगदम्बिका पाल जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जो है इन 10 जो सांसद हैं इनको निलंबित कर दिया गया है 1 दिन के लिए। वही अगर विपक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है, निशिकांत दुबे, की उनसे कुछ नोकझोंक हुई थी, उनके तरफ से हमारी जो बातें हैं वो सुनी नहीं जा रही है और आखिरकार जब ऑलरेडी जेपीसी की मीटिंग चल रही थी तो इतनी जल्दीबाजी में मीटिंग बुलाने की जरूरत क्या थी। तो इन तरह के तमाम कई तरह के सवाल पक्ष और विपक्ष के शुरू हो रहे थे, जिसके बाद देखा गया कल जो है उसमें 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वही अगर हम विपक्ष की बात सुने तो उनका ये कहना है कि ये सारे जो कारनामे या फिर कह लें जल्दीबाजी पक्ष इसलिए कर रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जो सत्ता पक्ष है ये चाह रहे हैं कि इसके पहले हम इसका काम कर ले ताकि इसके बुनियाद पर भी कुछ भला जो बीजेपी का हो सके। अगर हम इस मामले में बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के हुर्रियत के नेता हैं मिरवाइज उमर फारूक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि प्रस्तावित संशोधन को वक्फ की स्वतंत्रता कामकाज के लिए खतरा बताया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि इसमें कलेक्टर को मनमानी शक्तियाँ दी गई है, आदेश देखकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज एंट्री को बदलकर वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी दर्शाने का पूरा अधिकार दिया गया है।
आगे उन्होंने कहा है कि संशोधन पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। इससे वक्फ अधिनियम का मूल उद्देश्य कमजोर होता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन है। इनमें मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रॉपर्टी अब सरकारी हस्तक्षेप से सुरक्षित रहेगी। तो देखा गया कि जेपीसी की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, तो इसमें हम अवैसी की बात करें या और भी जो सांसद हैं, उन सबका तर्क यही है कि इसमें जो जिलाधिकारी यानी जो डीएम है उनको अतिरिक्त शक्तियां दी गई हैं, जिसके बुनियाद पर वो चाहे तो उस पर कोई भी एक्शन ले सकती हैं। और वही सेम बात जो हुर्रियत नेता है मिरवाइज उमर फारूक, उन्होंने भी ये बात कही है। तो अभी जेपीसी का जो मुद्दा है ये और बढ़ते जा रहा है और देखा गया कि इसमें जो कमेटी बनाई गई है कि उसमें कोई भी जो विपक्ष का नेता है वो इससे खुश नहीं है। हालांकि अगर हम जगदम्बिका पाल की बात करें तो उनका यही कहना है कि हम सभी लोगों की बात सुन रहे हैं, उसके बाद उस पर उच्च निर्णय लिया जाएगा। और वही आपको बता दें कि जो बीजेपी से जो सांसद हैं संजय जायसवाल, उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है कि जो जमहूरियत के जो नेता हैं उमर फारूक, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस पर सोच विचार किया जाएगा। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली बार संसद चली, उसी दौरान ये मुद्दा उठाया गया था। उसको लेकर के चीज़ें सामने आई थी कि इसमें जेपीसी की बैठक होगी और पहला जो इसके बाद मतलब जो शीतकालीन सत्र है उसमें इस मुद्दे को संसद में दिया जाएगा और वहाँ से फिर ये पारित होगा और उसके बाद जो भी इसमें कार्रवाइयाँ होनी वो होंगी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही, शायद कि हर तीसरे दिन में कहीं ना कहीं मीटिंग हो रही है। अभी तक अगर बात करें जो सत्ता पक्ष है वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है, क्योंकि अगर डिसाइड करना होता तो उन्होंने अब तक कर लिया होता, शीतकालीन सत्र में इसको पेश कर दिया होता। लेकिन जो चीज़ें उसमें चल रही हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये मतलब जो उसके अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनका ये कहना है कि कुछ लीडर्स की वजह से इसमें बातचीत सही से नहीं हो पा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हुए जा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वहीं जेपीसी की जो क्या बोलते कमेटी है उसके एक क्या बोलते सदस्य हैं विजय साई रेड्डी, जो कि वाईएसआरसीपी से राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफ़ा देने का बयान दिया है। वो आज इस्तीफ़ा देंगे। उन्होंने कहा है कि कोई दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, 25 जनवरी यानी आज राज्यसभा की सदस्यता से जो है वो दे रहा हूँ इस्तीफ़ा। विजय साई रेड्डी ने आगे कहा है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं किसी पद, लाभ या पैसे की उम्मीद में इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ। ये फैसला पूरी तरह से मेरा निजी है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, किसी ने भी मुझे प्रभावित नहीं किया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वाईएसआरसीपी का अभी जो हाल हुआ है आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो वहाँ की एनडीए है या टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी और बीजेपी ने मिलकर के वहाँ पे चुनाव लड़ा था और काफ़ी अच्छी सीटों से जीते और उसके बाद पूर्ण बहुमत सरकार बनाई। लेकिन वहीं वाईएसआरसीपी को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि उनके कई लीडर्स जो हैं वो आना चाह रहे टीडीपी में, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जिस तरह से शायद इन्होंने इस्तीफ़ा देने की अपनी वो की है, उसके बाद क्या ये पार्टी छोड़े, जिस तरह से इन्होंने अपनी सफाई दी कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं किसी पद, लाभ या पैसे की उम्मीद से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ, ये पूरी तरह से मेरा अपना फैसला है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, अगर विजय साई की बात करें तो इन्होंने वाईएसआरसीपी के लिए बहुत सारे काम किए हैं और ये जब अपने पद से इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं, आज इन्होंने कहा कि 25 जनवरी यानी आज वो अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे। तो इसमें उन्होंने कहा था, आपने भी कहा कि वो उन्होंने ये लिखा सोशल मीडिया पे, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ और मैं किसी लालच की वजह से मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ। आपको बता दें कि इसके आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं जो वाईएसआर परिवार है उसका मैं कर्जदार रहूँगा, जिन्होंने 4 दशक तक और 3 पीढ़ियों तक मुझ पर विश्वास किया और मेरा सपोर्ट किया। लेकिन अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने पोस्ट में जो वहाँ की जो पार्टी है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू का भी उन्होंने जिक्र किया है, इसी के साथ साथ पवन कल्याण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पारिवारिक हमारे रिश्ते से बेहतर रहें, पॉलिटिकल एंगल अलग हो सकते हैं लेकिन हम शुरू से ही साथ रहें। लेकिन अभी जिस तरह से वो राज्यसभा सांसद हैं, उनको जो अभी सबसे देश में सबसे गर्म जो मुद्दा चल रहा है वो जेपीसी चल रहा है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की बार बार मीटिंग हो रही है। तो इसके भी वो सदस्य बनाए गए क्योंकि राज्यसभा के ये सांसद है, तो इसके तर्ज पे उनको इस कमेटी में शामिल किया गया था। लेकिन अभी जिस तरह से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वहाँ के जो पॉलिटिकल अभी इश्यूज खड़े हो रहे हैं या फिर इस बीच जिस तरह से वाईएसआरसीपी हैं
अभी ये जिस तरह से अब इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, हालांकि राज्यसभा सांसद अभी भी हैं, तो ये ऐसा लगता है कि जल्दीबाजी कर रहे हैं, या फिर कह लें कि जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं अभी किसी के दबाव में इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, लेकिन अभी इनका कार्यकाल है, और जिस तरह से पार्टी ने इन पे उम्मीद जताई थी और इनको फिर उसके बावजूद अभी जिस तरह से उनको राज्यसभा में भेजा है, तो ऐसा लगता है कि इनको अपनी राज्यसभा का जो कार्यकाल है, या फिर जिस विश्वास के साथ पार्टी ने इनको भेजा है उस कार्यकाल को पूरा करना चाहिए, या फिर ये भी कह लें कि अभी जिस तरह से वाईएसआरसीपी अभी पिछली खिंचती हुई नजर आ रही है, उसमें अभी इनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस मेरे निर्णय पे किसी का प्रभाव नहीं है, मैं किसी लालच की वजह से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से पार्टी इनके साथ खड़ी रही, तो अभी ऐसा वक्त है कि इनको भी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि इस्तीफे की जो बात सामने आई है, ये आने वाला वक्त बताएगा किसी का प्रभाव या दबाव था, या सच में ये अपने निजी किसी मामलों को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद हैं चार मीनार से, हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, वो हमेशा से वक्फ के मुद्दे को लेकर के मुखर रहे हैं, बोलते रहे हैं। इसी बीच 2 दिन पहले वो दिल्ली गए थे, वो दिल्ली में अपने कैंडिडेट्स का उन्होंने प्रचार किया। प्रचार के दौरान भी उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर बेल मिल सकती है, अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, मनीष सिसोदिया छूट सकते हैं, या और भी कई लोग छूट सकते हैं, तो उनकी पार्टी के जो जिनको उन्होंने टिकट दिया है वो क्यों नहीं छूट सकते हैं, उनको भी छूटना चाहिए। और जिस तरह से दिल्ली का इस वक्त जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी चीज़ों को लेकर के काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जो वहाँ की पार्टी आम आदमी पार्टी जो सत्ता में है अभी, उसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कि ये पंजाब से पैसा मंगा रहे हैं, पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं जो कि पैसा और शराब लेके आ रही हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि वो यहाँ पे आ करके लोगों को पैसा बांट रहे हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम कोई पैसा नहीं बांट रहे हैं, हम सिर्फ काम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन शायद अगर काम पे वोट मांगने की बात आती है, इससे पहले भी हमने बात की है, इससे पहले भी हमने देखा भी है कि अरविंद केजरीवाल जो है जहाँ भी विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पे जाते हैं और एक पर्ची निकालते हैं, कहते हैं कि इस सीट से ये कैंडिडेट जीत रहा है, इतने से जीतेगा। लेकिन जब अपने यहाँ चुनाव होने जहाँ से इनकी पार्टी की शुरुआत हुई है, वहाँ से अब तक इन्होंने पर्ची निकाली नहीं है। और दिल्ली में जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे दलों का प्रचार और तेज़ होता जा रहा है। मतदाताओं को रिझाने के लिए पार्टियाँ मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे कर रही हैं। वहीं वोटरों को साधने के लिए डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस हो रहा है। सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, लेकिन इस बीच एक चीज़ और सामने आई है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने अभी तक अपना सीएम फेस रिवील नहीं किया है। और दूसरी पार्टियां जो हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनका ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल एज ए सीएम चुनाव लड़ रहे हैं तो सीएम बनने के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, वो साइन नहीं कर सकते। ये आरोप बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पिछले 2 बार के चुनाव में बिल्कुल शांत रही थी, लेकिन इस बार उसने काफ़ी आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। और एमआईएम ने भी अपने 2 कैंडिडेट्स खड़े किए हुए जिनको लेकर के वो क्या बोलते प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपना पूरी तरह से। असदुद्दीन ओवैसी गए और उन्होंने जा कर के वहाँ पे एक पद यात्रा की, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसमें बात की उन्होंने कि इन मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही। वहीं अगर हम ओखला सीट की बात करें तो ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो आम आदमी पार्टी से हैं और वहाँ से एमआईएम ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी प्रचार करने गए हुए थे। वहीं से कांग्रेस के अरीबा खान है। अरीबा खान के बारे में कहा जाता है कि अरीबा खान जो हैं वो इससे पहले काउंसलिंग में थी और वो उन्होंने काफ़ी सारे काम करवाए हैं। और अमानतुल्लाह खान को लेकर के वहाँ के लोगों का ये कहना है कि बस ये एमएलए बन गए, उससे बाद से ये गायब चल रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर वक्त के और पता नहीं किस किस चीज़ों के मुद्दे चल रहे हैं। शायद जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल इतने पॉडकास्ट कर रहे हैं और इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, उसमें उन्होंने अभी तक उस पर्ची का या उस परसेंटेज का या उस कैंडिडेट का जिक्र नहीं किया है कि जिस तरह पहले करते थे ये कि जब भी चुनाव होते थे, जिस तरह मैंने पहले बोला कि एक पर्ची निकाल देते कि फलां सीट से फलां जो इनका वो कैंडिडेट है वो इतने % वोटों से जीत रहा है और वो सीट हमारी होगी। इन सब चीज़ों पे बात नहीं हो रही है। और जिस तरह से
हम देखते हैं कि बीजेपी अपने कहीं ना कहीं लोगों के क्या बोलते हैं जहन से खेलती है, उसी तरह भी इन्होंने भी खेलना शुरू कर दिया है। ये रोज़ नए नए ऐसे इल्ज़ामात लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले कि मतलब हमारी सीएम जो हैं, अभी सिटिंग सीएम जो उनकी हैं आतिशी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इन सब चीज़ों से क्या दिल्ली की जनता को कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी आपने कहा कि दिल्ली में सबसे अहम मुद्दा है कि जो वहाँ के कामकाज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्टी एक दूसरे पे सीएम फेस को लेकर कई तरह के दावे कर रहे हैं, और जिनके सीएम फेस अभी क्लियर नहीं हुए उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी में एक चीज़ क्लियर है, या फिर वहाँ की जनता भी जानती है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वहाँ केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे। वो आगे निर्णय होगा कि उन पे केस कैसे चलते हैं या फिर क्या उनको और शक्तियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती, वो बात की बात है। लेकिन एक माइंड में, एक जहन में ये बातें बन चुकी है कि आम आदमी पार्टी का मतलब अरविंद केजरीवाल। सवाल तो ये है कि सबसे ज़्यादा कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर इत्तेफाकन वहाँ पे कांग्रेस के समर्थन के साथ अगर वहाँ पे सरकार बनती है तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि दिल्ली में शीला दीक्षित के बेटे जो है संदीप दीक्षित और अलका लांबा, क्या ये दोनों भी सीएम फेस की रेस में आगे आते हैं? और क्या अगर ये दोनों भी आगे आते हैं तो जो विधायक दल है या फिर वहाँ के जो विधायक हैं, क्या कांग्रेस के लिए वहाँ पे दो खेमे में बढ़ जाएंगे? अजय माकन भी एक हैं जो बड़े लीडर हैं वहाँ के कांग्रेस के। अजय माकन बड़े लीडर है, लेकिन वहाँ पे मुख्यमंत्री में अभी जो विधायक दल की हम बात करें, जो अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें सबसे चर्चित है, हम देख लें मीडिया फेस की बात करें या फिर वहाँ पे पब्लिक की बात करें, अलका लांबा और जो संदीप दीक्षित है वो आगे रहते हैं। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में भी अगर हम प्रवेश वर्मा की बात करें या फिर रमेश बिधोड़ी की बात करें, ये दो भी फेस ऐसे हैं जिस पे कई लोग दावे कर रहे हैं कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी की बात की जाए तो इन आपस दलों में ही शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि इनके जो उम्मीदवार हैं वो खुद बगावत कर जाए। हमने अब कांग्रेस में कर्नाटका में भी देखा क्या हुआ, राजस्थान में भी देखा गया। हालांकि इसी वजह से कहा यह भी जाता है कि राजस्थान में शायद इस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो वहां पे मुख्यमंत्री की सीट के बंटवारे के लिए ज्यादा वहां पे माथापेच करने की जरूरत नहीं है। अगर इत्तेफाकन कांग्रेस या बीजेपी हुकूमत में आती है तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि देखा गया कि जब टिकट दिया गया अलका लांबा को तो पहले चांदनी चौक से टिकट ले रही थी, लेकिन उनको रिप्लेस करके आतिशी के खिलाफ आतिशी के खिलाफ उतारा गया। तो अगर हम अलका लांबा की बात करें तो अलका भी एक मजबूत उम्मीदवार मानी जाती हैं, और संदीप दीक्षित भी हैं तो इनकी भी पकड़ अच्छी मानी जाती है। तो और हम बीजेपी की बात करें तो प्रवेश वर्मा शुरू से विवादित चेहरों में रहे। हालांकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल ने खुद कहा है कि बीजेपी इनको शायद मुख्यमंत्री बना सकती है, क्योंकि देखा गया कैसे इनके वीडियो वायरल हो रहे थे, जूते कंबल बांट रहे हैं। और रमेश बिधोड़ी जो कि पहले सांसद हैं, अपने विवादित बयानों से ये जाने जाते हैं। तो ये एक माथापीछी हो सकती है बीजेपी कांग्रेस के लिए। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 दिन पहले वहां पे आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कम और बीजेपी पे ज्यादा निशाना साध रहे थे। देखा जा रहा है कि जो राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से कुछ दिन पहले वहां पे जो मुस्लिम इलाका है वहां पे उन्होंने चुनावी रैली की। अभी कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस वहां पे अब अपनी पैर पीछे खींच रही है और जो आम आदमी पार्टी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखा गया पिछले विधानसभा चुनाव में भी ऐसे हुआ था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वहां पे आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम अपने कामकाज को लेकर आगे उतर रहे हैं और बीजेपी के पास कुछ भी काम नहीं है, कोई काम नहीं, इसीलिए वो ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिसको लेकर जनता का कोई उससे लेना देना है ही नहीं। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस दोनों पे अपनी रणनीति खेल रही है, आम आदमी पार्टी पे भी खेल रही है और बीजेपी भी खेल रही है। तो कह ले कि जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है वो तो त्रिकोणीय चुनाव है ही, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं लगातार बयानबाजी जो है वो तेज होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 3 के साथ साथ सबसे दिल्ली में अगर हॉट सीट माने तो वहां पे जो 2 उम्मीदवार असदुद्दीन अवैसी ने उतारा है वो भी काफी हॉट सीट मानी जा रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी इस चीज से डरी हुई है और जिसकी वजह से कल वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी को खुद उन्होंने भेजा है वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए ताहिर हुसैन के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली का चुनाव है कांग्रेस भी कुछ हद तक चाह रही है कि वहां पे सीटें, क्योंकि पिछली बार देखा गया विधानसभा चुनाव में 4% सिर्फ कांग्रेस को वोटें मिली थी। तो इस बार जीत दर्ज कर पाए या ना कर पाए, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि वोट परसेंटेज में जो हमारा है वो इजाफा हो। लेकिन जिस तरह से वहां पे अब अलग चेहरे को उतारा जा रहा है, जो मुस्लिम बहुल इलाके सीट है वहां पे मुस्लिमों चेहरे को उतारा जा रहा है। और वहां पर बात करें तो असदुद्दीन वैसे भी लगातार अपने दावे ठोक रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर वहां पे कड़ा मुकाबला हुआ तो शायद ऐसा हो सकता है कि वहां पे जो कई सालों से बीजेपी जीतती नहीं आ रही हो वहां पे बीजेपी जीत जाए, फिर आने वाले वक्त में असदुद्दीन अवैसी को बी टीम कह दिया जाए। देखिए जिस तरह से दिल्ली का चुनाव चल रहा है, आपने जो बात की है
उससे चीज़ें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस, जिस तरह आपने बोला कांग्रेस पैर पीछे खींच रही है, ये अभी तक जाहिर इस तरफ इस वजह से पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि कांग्रेस अपनी पूरी मेहनत कर रही है दिल्ली में। और अभी एक चीज़ और भी आ रही है जहन में कि अगर इन फ्यूचर जब 8 फरवरी को रिज़ल्ट आते हैं और कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सीटें मिलाकर के अगर वहाँ सरकार बन सकती है गठबंधन से, तो क्या वहाँ सरकार बनाएंगे दोनों मिल करके? नहीं, आम आदमी जिस तरह से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और आम आदमी पार्टी खुले तौर पे कांग्रेस को बोल रही है, कांग्रेस भी कोई पीछे नहीं है। कांग्रेस के भी जो लीडर्स हैं, हालांकि बड़े लीडर्स की बात नहीं करूंगा, जिस तरह आपने अभी बोला कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सीधे राहुल गांधी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, उसी तरह से राहुल गांधी भी मतलब अगर देखा जाए सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल पे अटैक नहीं कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी पे अटैक कर रहे हैं। और जिस तरह से मतलब बीजेपी जो है इस वक्त बीजेपी के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के लिए शीला दीक्षित जी जो थी वो बहुत अच्छी चीफ मिनिस्टर थी। देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो जो जानकार मानते हैं उनका ये कहना है कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि सभी उम्मीदवार जो पार्टियां हैं उनको अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ ना जाकर वो कांग्रेस में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते हैं और अभी भी वो इंडिया अलायंस है वो उसकी हिस्से में है। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी में नहीं जाएगी, लेकिन बीजेपी भी इस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी में नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती जी। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पूरी रणनीति के साथ इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन वहां पे अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन पाती, लेकिन अगर उनके सीटों में इजाफा होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत के दर्ज पे होगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि इस बार बीजेपी खुद दिल्ली में आरएसएस को भी उतारी हुई है और पूरी वो रणनीति के साथ काम कर रही है। अगर आम आदमी पार्टी में देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी जब वहाँ पर रैलियाँ की थी तो वहाँ पे केजरीवाल के जो शराब नीति हैं या फिर जो और भी मुद्दे हैं उसको परहेज करते हुए सिर्फ भ्रष्टाचार का उन पर आरोप लगाया था और कुछ और जो टॉपिक है उसको छेड़कर वो आगे बढ़ गए थे। तो ये कहना कहीं शक नहीं है कि अगर वहां पे आम आदमी पार्टी सरकार बनती है तो शायद वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी केजरीवाल बीजेपी के साथ जाना पसंद न करें। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सवाल वहां पे ये भी खड़ा होगा कि क्या मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री है उस सीट के लिए भी वहां पे खींचातानी देखने को मिलेगी। देखिए, जिस तरह से अभी इंटरव्यूज का दौर चल रहा है दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो इंटरव्यूज दे रहे हैं उनसे जब गठबंधन के बारे में पूछा जा रहा है तो वो दिल्ली गठबंधन की बात नहीं करे, वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन ठीक ठाक था और हमने ठीक ठाक काम किया। लेकिन जिस तरह से आप देखें कि दिल्ली में जो है सरकार आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी एक भी सीट लोकसभा चुनाव में जीत नहीं पाई है, ठीक है। और इन्हीं की पार्टी के आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं सौरभ भारद्वाज, उनके भी कई बयान सामने आते हैं, उन्होंने भी कई मतलब बातें की हैं और भारद्वाज ने कहा था कि हमें नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, हमें नुकसान हुआ है और ये जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है इसमें गठबंधन नहीं है, इससे नुकसान और हो सकता है। लेकिन जब आपने कुछ टाइम 5 महीने पहले ये बात बोल दी थी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे और फिर आप इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टियां उन सबको अपने साथ लेके आ रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को कितना झटका लगेगा? नहीं, अगर हम दिल्ली की बात करें और आम आदमी पार्टी की बात करें तो जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग हुई है, हमने देखा महाराष्ट्र के जो नेता है संजय राउत, वो लगातार उनकी प्रतिक्रिया सामने आई और वो लगातार दोनों को एक लाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस बड़े भाई की तरह है और उनको बड़े भाई के नाते छोटे भाई का ध्यान रखना होगा। देखा ये भी किया कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए तो वहाँ पर समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया और वहाँ पर अपने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारे। तो अगर कांग्रेस बड़े भाई की तरह भूमिका नहीं निभाती तो शायद उत्तर प्रदेश में वो अपनी उम्मीदवार उतार सकती थी। कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी की रणनीति अच्छी काम करी, यही वजह रहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पे करारी शिकस्त मिली, जिसके वजह से बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई। हालांकि जब उपचुनाव हुए तो वहां पे बीजेपी ने फिर से कमबैक कर लिया, लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और वही समाजवादी पार्टी अब दिल्ली की बात करें तो वहां पे आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। हालांकि ये तीनों दल हैं वो इंडिया अलायंस के दल हैं, लेकिन अभी दिल्ली की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव वो भी लगातार यही दावा कर रहे हैं कि वहां पे जो केजरीवाल है वो मजबूत हैं
उनको समर्थन देने की जरूरत है। लेकिन वही जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अलग है, जो दिल्ली की नहीं है, उनकी भी लगातार यही कोशिश देखी जा रही है कि उनकी ये कोशिश है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की वजह से जो इंडिया अलायंस है वो ना टूटे। और उनका भी ये मानना है कि अगर हम इंडिया अलायंस के जरिए अगर एक रहते हैं तो आने वाले वक्त में बीजेपी को हम और मजबूती के तौर पर रोक सकते हैं। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार काफ़ी ज़ोरों पर है। राहुल गांधी के बारे में बोला जा रहा है कि वो बीमार हो गए, इस वजह से वो रैली करने नहीं आए। लेकिन राहुल गांधी की रैली में 3 से 4 घंटे तक लोग खड़े रहे थे, उनका इंतज़ार किया गया था। लेकिन फिर ऐसी न्यूज़ आती है कि वो बीमार हो गए। इससे ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भले ना जीते, उतनी सीटें ना जीते कि वो सरकार बना सके वहाँ पे, लेकिन उतनी सीटें तो जीत सकती है कि जो अपनी खोई हुई विरासत है उसको कुछ वापस शीला दीक्षित के टाइम पे जो दिल्ली थी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका थी, वो अब शायद धीरे धीरे वो शुरू हो रही। क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी हैं कि कई जगहों पे कांग्रेस पार्टी ने अभी 2014 से लेकर के 2020 तक नहीं, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सिमटती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन 2020 के बाद जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी अपना रिवाइव कर रही है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही। एक बार में तो हम 300 सीटें नहीं ला सकते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। इस तरह से अभी उनकी क्या बोलते हैं, लोकसभा में 101 या 2 सीटें हो गई हैं, उससे पहले 48 थी। तो ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं और उसमें इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो जिस तरह से कांग्रेस को ये बोल रहे हैं कि भाई आप बड़े भाई की भूमिका निभाएं, तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी सामने आती है कि मैं फिर वही बात बोलूँगा कि जब 5 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे दिल्ली में, तब ये पार्टियां कहाँ थीं? हरियाणा में क्यों नहीं बोला था? हरियाणा में भी, हरियाणा वाले में भी बोलना चाहिए था कि भाई आप गठबंधन कीजिए। पंजाब में जब चुनाव हुआ था वो तो खैर इंडिया गठबंधन बनने से पहले हुआ था, लेकिन हरियाणा में चुनाव हुआ उसमें आपने कुछ नहीं बोला। और फिर जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से 5 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने बोला था कि हम मतलब इसमें कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तब भी किसी भी इंडिया अलायंस के पार्टी ने ये नहीं बोला था कि आपने ऐसी बातें क्यों की हैं। हमेशा एक ही पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ये कर रही है, कांग्रेस पार्टी वो कर रही है। बीच में आरजेडी की तरफ से भी एक बयान आया था कि हम दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उसमें ये कहा जा रहा था कि भाई अब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी निकल सकती बाहर। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल पे भी केस चल रहा है और अरविंद केजरीवाल इलेक्शंस के बाद भी इन पे उम्मीद ये नहीं कि 5 साल तक सीएम रह सकते हैं, हो सकता है उससे पहले फिर ये जेल चले जाएं और सीएम किसी और को बनाना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल को भी ये समझना चाहिए कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अभी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, शायद उसमें उन्होंने 3 लोगों की बात की, अपनी मनीष सिसोदिया की और सत्येंद्र जैन की, लेकिन उन्होंने अमानतुल्लाह खान की बात नहीं की। अगर आप बात करते हैं सबको इक्वल लेके चलने की, तो आपने अमानतुल्लाह खान की बात क्यों नहीं की कि वो भी तो जेल गए थे, वो भी तो मतलब वो तो आते जाते रहते हैं जेल में, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। और जिस तरह से बीजेपी एक खुले तौर पे विरोध करती है, तो ये जो पार्टी है ये भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन पर भी चल रही हैं। वो भी जब जीत के आए थे 2019 में, उन्होंने भी एक बड़ा नारा दिया था। तो ये सारी चीज़ें देख करके अगर और इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो हैं वो सिर्फ कांग्रेस को दोष देती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ख़त्म हो गया और विधानसभा चुनाव से पहले काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे एमवीए जो है, महाविकास अघाड़ी जो है, बहुत अच्छी सीटें लेके आएगी और एकनाथ शिंदे को उसकी सज़ा मिलेगी कि उन्होंने एक पार्टी तोड़ी थी और फिर मुख्यमंत्री का ऑफर मिला तो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद फिर अब जब रिजल्ट आ गया उसके बाद फिर ये चीज़ें सामने आई कि एकनाथ शिंदे नाराज़ हैं, वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो गांव चले गए, बीमार हो गए। बहुत सारी कहानियां इस तरह से बनती नहीं, वो कहानियां बनते बनते फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अब खबर जो आ रही वो ये है कि डिप्टी सीएम पद से भी उन्हें हटाया जा सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे कुछ चीज़ों के लिए नाराज़ हैं। उनकी पार्टी में जब कैबिनेट विस्तार हो रहा था तो उनकी पार्टी से कम लोगों को और जिन लोगों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है उनमें भी बहुत ही हल्के जो मंत्रालय होते हैं वो दिए गए हैं। उसको लेकर के कहा जा रहा है कि एनसीपी के जो प्रमुख अजीत पवार, उनकी पार्टी जो है उनको ज़्यादा अच्छे मंत्रालय दिए गए और हमारी पार्टी को बहुत ही लो वाले मंत्रालय दिए गए। उसको लेकर के संजय राउत का एक बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि
अब महाराष्ट्र में 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। ऐसी उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे जो हैं काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। एकनाथ शिंदे अभी भी अपनी पार्टी को लेकर के या उनके साथ जो लोग गए थे उनको लेकर के वो सहमति नहीं बना पा रहे हैं, उनको लेकर बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगे ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे 2 के बजाय 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र का जो नेता है संजय राउत, उनका बयान ये इस वक्त आया है जब कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र शिवसेना यूबीटी के माफ़ कीजिए, जो एकनाथ शिंदे के जो नेतृत्व वाली शिवसेना है उसके जो एक मंत्री हैं उदय सामंत, उनके पास 20 विधायकों का समर्थन है और वो अपने 20 विधायकों के साथ जो पार्टी है उसको 2 गुट में बांट सकते हैं। आपने भी कहा कि शायद जो उद्धव ठाकरे हैं उनको शायद माफ़ कीजिएगा, जो शिंदे हैं उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल है, बीजेपी कतई नहीं करेगी अगर ऐसा करना होता। नहीं, तो 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 3 डिप्टी सीएम हो सकते हैं, लेकिन राउत ने जो कहा है वो कहा है कि इनके पार्टी के नेता हैं वो बगावत कर सकते हैं। हालांकि ये तो राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और कोई नई बात नहीं है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि संजय राउत कितने सही थे। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही हैं कि एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पे आरोप लगा रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा सियासी गर्मी मची हुई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ये आरोप लगता रहा है बीजेपी पे कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं और 500 रुपये दे करके वोट मांग रहे हैं। लेकिन वहीं वीडियोस कुछ ऐसी भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, इसमें कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की तरफ से उन्हें पैसे दिए गए हैं, लेकिन वो प्रचार कांग्रेस पार्टी में कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस पार्टी ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो राजनीति में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और नतीजे जब आते हैं तो चीज़ें सामने आ जाती हैं, किसने काम किया है, जनता ने किसे पसंद किया है। भले वो बाद में पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती हैं, ईवीएम में ऐसा था वो था, लेकिन ईवीएम के बारे में भी ये कहा जाता है कि ईवीएम से रिलेटेड जितनी भी खबरें इलेक्शन कमीशन को जाती हैं उसमें वो ज़्यादा सही से बात नहीं करते हैं। वो एक आ करके शायराना अंदाज में एक अपनी गुफ्तगू करके चले जाते हैं, जिसको नाम दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू करा है, ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमैर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।